हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीपीएससी 4.0 का जो विश्व का भूगोल जो चैप्टर 1 से लेकर 18 तक का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें हम मुख्य रूप से 50 प्रश्न का चर्चा करेंगे और शेष प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे लेकर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलान सही नहीं है। तो इसमें से बताइए कौन सा मिलान ऐसा है जो सही नहीं है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है एंथ्रोपोजियोग्राफी जो फ्रेडरिक रेडजेल से संबंधित है, यानी ये सही है। इसके बाद है अगला ऑप्शन कि कॉस्मस हम्बोल्ट, ये भी सही है, और जियोग्राफिका स्ट्रैबो से संबंधित है, यानी इसमें से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका नाम है क्लेरेंस डटन। क्या नाम है? क्लेरेंस डटन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि संभाव्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, यानी 3 वैज्ञानिक का नाम है, एक है लुसियन, दूसरा है विडाल डी ला ब्लास और तीसरा नाम है फेब्रो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कहता है जब किसी व्यक्ति को चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे का समूह, यानी तारा का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कहता है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? यानी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कहता है सबसे सर्वाधिक चमकीला, यानी सबसे बड़ा सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इस ग्रह का नाम है सेरस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है किस वैज्ञानिक ने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बुध भी है, शुक्र भी है और मंगल भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कहता है सौरमंडल का प्रयोग, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कहता है किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा दी जाती है। बताइए किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, यानी कौन सही है। तो देखिए, ए और सी सही है, यानी मैनेजर अभियान बुध ग्रह से संबंधित है, कैसेनी मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। ये गलत है।
इसके बाद सी नंबर में है, और सी नंबर में क्या है, और यानी ऑर्बिटर मैनेजर, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। यानी तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कहता है किस ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह को किन दो ग्रहों के पट्टी के बीच करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कहता है सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बताइएगा, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम व्हीलर ने किया था। कौन किया था? व्हीलर ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, कहता है टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है, ये सही है। टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद ट्राइटन वरुण ग्रह का उपग्रह है। हाँ, ट्राइटन वरुण ग्रह का उपग्रह है। टाइटेनिया, टाइटेनिया किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटेनिया अरुण ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर, यानी इसमें से तीनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, इसमें से दो ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। एक तो शुक्र है और दूसरा क्या है? बुध। यानी शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है एन्सेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं, यह किस ग्रह का है? यानी किस ग्रह पर यह उपग्रह पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न है, बताइएगा पृथ्वी का निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकट ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी अधिकतम समय कौन लेता है? तो अधिकतम समय मंगल लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कहता है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? यानी ब्रह्मांड में जो पल्सर है वो घूमते न्यूट्रॉन का तारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कहता है वरुण की खोज किसने किया था? तो वरुण की खोज जोहान गाले ने किया था। वरुण की खोज किसने किया था? जोहान गाले ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कहता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 कहता है भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविस ने किया था। किसने किया था? डेविस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैकल ने किया था। कौन किया था? हैकल किया था। अगला प्रश्न 31 कहता है यूरेशियन बेसिन किस महासागर में स्थित है? तो बताइएगा यूरेशियन बेसिन किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में स्थित है। यानी यूरेशियन बेसिन सागर है वो किस महाद्वीप में है? यानी किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 कहता है कौन सी नहर स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है? यानी वह कौन सा नहर है जो स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटा नहर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कहता है मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर नहर किस देश में है? तो मैनचेस्टर जो नहर है वो ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कहता है उत्तरी सागर का राइटर यानी रॉटरडम के बीच निम्न में से क्या है? यानी उत्तरी सागर का रॉटरडम के बीच में क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू वाटर वे। क्या हो जाएगा? न्यू वाटर वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 कहता है
कौन सी नहर एंटवर्प लीग व एले यानी एलेक्स को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट नहर। क्या हो जाएगा? अल्बर्ट नहर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, कहता है कि अगला प्रश्न है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच कौन सी नहर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37, कहता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर किस देश में? यानी मान लीजिए एक तरफ ये लाल सागर और एक तरफ है सुएज सागर, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने वाली एक सुएज सागर है, तो ये किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में। किस देश में है? मिस्र में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38, कहता है केपी नहर किस देश में स्थित है? यानी केपी नगर कहाँ में है? केपी नहर भारत में। केपी नहर कहाँ में है? भारत में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39, कहता है कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानामा नहर। यानी क्वेश्चन है कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? पानामा नहर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40, कहता है केपी नहर किसको जोड़ता है? यानी केपी नगर जो है, केपी नहर किसको किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। यानी केपी नहर है वो किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41, कहता है खारे पानी की झील कौन सी है? यानी निम्न में कौन खारे पानी की झील है? तो देखिए ये भी है, यानी लिटिक झील, टिमसा झील और ग्रेट बियर झील, ये सब खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42, कहता है सुएज नहर की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुएज नहर की लंबाई कितना है। तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। कितना है? 168 किलोमीटर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो बताइएगा सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44, कहता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बताइएगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45, कहता है किस नहर के पश्चिमी किनारे पर इमालिया नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। क्या हो जाएगा? सुएज नहर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46, कहता है किस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। यानी पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, पनामा नहर की कुल लंबाई कितना है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इस नहर की लंबाई कितना है। तो जानिए इस नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर है 48, किस नहर में जलपास प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर में क्या है? जलपास प्रणाली है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49, कहता है गाटून झील के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ये कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया ये सही नहीं, यानी गाटून झील पनामा में स्थित है। गाटून झील पनामा में स्थित है, ये क्या है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50, क्या कहता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया गया था? मिस्र के द्वारा किया गया था।